गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे नेचुरलाइजेशन का पार्ट 2। हमने पढ़ा था फॉरेस्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, और उसके बाद हमारा आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फॉरेस्ट हैव एन इंट्रिकेट इंटररिलेशनशिप विद द लाइफ एंड एनवायरनमेंट। These provide the various direct and indirect advantages of our economy and society. बच्चों, एनवायरनमेंट का हमारे साथ बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। हम बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो गेन करते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है। Hence, conservation of forest is of the vital importance to the survival and prosperity of humankind. According to the Government of India, proposed to have a nationwide forest conservation policy and adopted the forest policy in 1952. इसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, which was further modified in the 1980। इसको 1988 में फिर जो है वो मॉडिफाई किएगा, थोड़ा सा टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंज होता है। To new forest policy, the government will emphasize sustainable forest management in order to conserve and expand the forest reserve on the one hand। इसका होता है कि जो जितने भी हम वनों को काटते हैं तो उसको साथ साथ में लगाना पड़ेगा। सस्टेनेबल होता है मतलब एक उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। उसके अंदर जो है अगर मान लीजिए वनों को काट देते हैं, अगर दोबारा उनका प्लांटेशन नहीं करेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर जोर दिया गया है, एम्फेसाइज किया गया है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट in order to conserve and expand the forest reserve on the one hand and to meet the needs of the local peoples on the other hand। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। द फॉरेस्ट पॉलिसी एम्ड एट, इसकी कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ला लिए हैं। ब्रिंगिंग द 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट, यानी टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एट लीस्ट 33% लैंड शुड बी अंडर द फॉरेस्ट। ये इसका सबसे पहला है। सेकेंड इसमें आता है मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटीज, यानी एनवायरमेंटल के अंदर एक स्टेबिलिटी रखें एंड टू रिस्टोर द फॉरेस्ट, ताकि जो फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर किया जा सके। फिर द इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब, जहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो वहाँ पर हमें जो है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटेशन करना चाहिए। कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज, इसके साथ साथ हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है कंट्री की उसको बचा करना पड़ेगा। इट्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज एंड जेनेटिक पूल, बहुत सी हमारी जो जैविक जो विभिन्नताएँ हैं, जेनेटिक पूल्स हैं, उनको हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा ताकि वो चलता रहे, वो हेरिटेज जो है वो चलते रहे। फोर्थ इसके अंदर है चेक द सोइल इरोजन। अगर वन नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सोइल का इरोजन होगा, और सोइल का इरोजन होगा तो उससे जो है वो क्रॉप्स नहीं हो पाएगी। और इस प्रकार से अगर सोइल का इरोजन होगा उसको हम चेक नहीं करेंगे, इरोजन एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड्स, और उसके बाद जो है डेजर्ट लैंड बढ़ जाएगी। रिडक्शन ऑफ द फ्लड्स एंड ड्राफ्ट, और उसके कारण जो फ्लड आएंगी, सूखा पड़ेगा, इस प्रकार की जो डिजास्टर है वो आ सकते हैं। तो हमें जो है मैक्सिमम जो है वो प्लांटेशन करना चाहिए। इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री, ये किसका तरीका भी, हम किस प्रकार से जो है वो फॉरेस्ट एरिया बढ़ाएं। सोशल फॉरेस्ट, ये लोगों को उसमें अवेयरनेस करें, जितने भी हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं गाँव में या शहर में, तो उनको एक सोशल फॉरेस्ट्री के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करने, ताकि वो जितनी भी बेकार भूमि पड़ी जो डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की जो है वो पौधे लगाएं। जैसे आजकल देखते हैं कि रेन सीजन है तो जुलाई और अगस्त के महीने में, खासकर से जुलाई के लास्ट में, अगस्त में जो है इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल में भी हर साल हमारे यहाँ पर अभियान चलता भी, हम बच्चों को पौधे देते हैं भी, आपने अपने घर में या जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर जो है कम से कम एक पौधा लगाएं। चाहे आपका जैसे कोई विशेष दिन आता है, आपका बर्थडे आता है या और कोई इस प्रकार की जो फेस्टिवल आते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफोरेस्टेशन करें। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, अब जो हमारे फॉरेस्ट है उसमें जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे जो भी टू मेक द टिम्बर फ्यूल फोडर एंड फूड अवेलेबल टू रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या उसके ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो टिम्बर के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए, चारे के लिए, और भी कई प्रकार के जो फूड अवेलेबल होते हैं पशुओं के लिए, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। एंड एनकरेज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वुड, इसके साथ साथ हम लोगों को एनकरेज करें भी कोई उनको लकड़ी की जैसे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं या और कोई इसका जो सब्स्टिट्यूट है उसका प्रयोग करें ताकि वनों की कटाई कम हो। क्रिएटिंग ए मैसिव पीपल मूवमेंट, मतलब एक लोगों में एक
बहुत बढ़िया मैसेज पैदा करें, भी इस प्रकार से मूवमेंट चलाएं इसके प्रति, रोलिंग द वुमेन टू द एनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्री। और इसके साथ साथ चाहे महिला है चाहे पुरुष है कोई भी है, तो उनको जो है इसकी ये एनकरेज करें। स्टॉप द फेलिंग ऑफ द ट्रीज, जो पौधे गिर जाते हैं, जो ट्रीज गिर जाते हैं उनको बचाएं। एंड दस द रेड्यूस द प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और इस प्रकार से जो फॉरेस्ट के ऊपर जो प्रेशर है उसको हम कम करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ दिया गया इसमें, फॉरेस्ट एंड लाइफ। फॉरेस्ट एंड लाइफ का प्रश्न किस प्रकार से, हमारी बहुत से एरिया जैसे जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग जो है वो मैक्सिमम जो है उसके साथ हार्मोनी करते हैं, उनका जो जीवन है लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंड करता है। To vast number of the tribal people, the forest is a home, a livelihood, their very existence. It provides them the food, fruits of all kind of edible leaves, honey, nursing roots and wild games. ये सारी चीज़ें हैं, यानी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जो इंसान रहता है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनका वो प्रॉपर यूज़ करते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इट प्रोवाइड्स देम विद द मटेरियल टू द बिल्ड देयर हाउस, और वहाँ जो मेट होता है उसी से वो अपने मकान बनाते हैं सारे के सारे। आइटम फॉर प्रैक्टाइजिंग देयर आर्ट्स, और उनके साथ ही वो कला करते हैं। Importance of the forest is tribal economies well known as they are source of the sustenance and the livelihood for the tribal communities. जितनी भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी वो उसी के ऊपर अपनी जो जीविका है सस्टेंस करती है। It is commonly believed that the tribal communities live in the harmony, उनके साथ हार्मोनी रखती है, सामंजस्य रखती है, उनको छेड़छाड़ नहीं करती है, उनको पता भी आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है जितने भी, और वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 593 डिस्ट्रिक्ट 188 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। हमारे यहाँ पर देखिए 188 डिस्ट्रिक्ट है जो ट्राइबल, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर अबाउट 59.61% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्रीज, वेयर एज द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्स ओनली द 33.63% है। ये देखिए इसका देखो area of the country. It is demonstrate that the tribal district are generally rich in forest. जहाँ जहाँ भी ट्राइबल लोग रहते हैं तो वहाँ जो फॉरेस्ट है वो रिच है, आमतौर पर ये देखा गया है, नोटिस किया। इसका मतलब ये है कि वो लोग उसको जो नुकसान नहीं पहुँचाते और उसके साथ बड़ा एक सामंजस्य रखते हैं, हार्मोनी रखते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स आर वेरी क्लोज रिलेटेड। द एज ओल्ड नॉलेज ऑफ द ट्राइबल्स regarding forestry can be used in the development of forest. Rather than treating the tribal as a minor forest produce collectors, they should be made growers of the minor forest produce and encourage the participate in the conservation. इस प्रकार से उनको जो है encourage करना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, उनको प्रॉपर जानकारी होती है कि कौन सा पौधा जो है किस प्रकार से उसको उगाया जाता है। तो ये था कुछ इसके बारे में। तो बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नेक्स्ट इसमें आता है आपका, इसमें है आपका सोशल फॉरेस्ट्री। इस प्रकार से बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी फॉलोइंग स्टेप्स इनिशिएटिव। इस पॉलिसी के आधार पर जो है कुछ ही स्टेप लिए गए। ये हमारी पॉलिसी है 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसके अंदर आता है सोशल फॉरेस्ट्री। कई बार क्वेश्चन आता है सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको हम मैनेजमेंट करें, उसको बचाव करें, एंड अफोरेस्टेशन ऑन द बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल। जो हमारी जो बैरन लैंड पड़ी है, जो बंजर भूमि पड़ी है, उसको हम बचाएं, उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाएं ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट है, सोशल और डेवलपमेंट है, उसका विकास हो, यानी एनवायरनमेंट को कंट्रोल उसके और उसके साथ साथ सामाजिक और जो ग्रामीण है उसका विकास हो। तो ये उद्देश्य इसका मेन है सोशल फॉरेस्ट्री का। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज़ क्लासिफाइड द सोशल फॉरेस्ट्री इनटू द 3 कैटेगरी। इसने इसको 3 कैटेगरी, बस अर्बन फॉरेस्ट्री होती है, तो अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, 3 प्रकार से काम करती है। Urban forestry pertains to the raising and management of trees on the public and privately owned land in and around the urban center। जितने भी हमारे अर्बन एरियाज हैं, चाहे वो इन है या आउटलैंड है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको मैनेजमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लैंड है या प्राइवेटली लैंड है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वन लगाएं। सच एज द ग्रीन बेल्ट, जैसे हम देखते हैं कि जितने भी सेक्टर हैं उसके आसपास डिच रोड हमारा ये, तो रोड के साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट बनाएगी, उसके साथ पार्क बनाएगी। तो इस प्रकार का उद्देश्य सच एज द ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइड एवेन्यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रीन बेल्ट होती है, जहाँ भी इस प्रकार की इंडस्ट्री होती है तो उसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट लगाई जाती है, प्लांटिंग की जाती है। तो ये टाइप का जितने भी अर्बन एरियाज में है। इसके साथ साथ रूरल फॉरेस्ट की बात करते हैं
रूरल एरियाज में कैंपेसाइज ऑन द प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। वहाँ पर भी आप कोई जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्री कीजिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो कॉमन लैंड होती है गाँव जो गाँव के चारों तरफ होती है कॉमन लैंड, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लान लगाएं, उसको छेड़छाड़ ना करें। बहुत से एरिया हैं राजस्थान के अंदर इस प्रकार की जो है एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री इज द रेजिंग ऑफ द ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड इंक्रीजिंग ऑफ द वेस्ट पैचेज। जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो वेस्ट पैचेज पड़े उनके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांटिंग करें। दस द अल्टरिंग द साइमल्टेनियसली द प्रोडक्शन ऑफ फूड फोडर फ्यूल, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है हम इसका फूड है, फोडर है, फ्यूल है, टिम्बर एंड फ्रूट्स, इस प्रकार की जो है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स द रेजिंग द ट्रीज ऑन द पब्लिक और कम्युनिटीज लैंड सच एज द विलेज पास्चर एंड द टेम्पल एंड रोड साइड। इस प्रकार की जितने भी आपको जगह मिलती है कम्युनिटी की, जैसे कम्युनिटी सेंटर है या गांव के अंदर इस प्रकार की ज़मीनें होती है, शहर के अंदर होती है, कहीं भी होती है, तो जैसे टेम्पल होता है, विलेज पास्चर जहाँ पर पशुओं की रीजन होती है, वहाँ पर मंदिर के आसपास में होते हैं, रोड के साथ साथ होता है, कैनाल बैंक होता है, स्ट्रीट अलॉन्ग रेलवे लाइन्स एंड द स्कूल एक्स्ट्रा, इस प्रकार के जो प्लेस होते हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट्री करें। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स टू द कम्युनिटीज एज ए होल, और जो उसमें प्लांट उगते हैं चाहे वो फलदार पेड़ हैं या किसी प्रकार के वृक्ष हैं, तो उनसे जो है वहाँ जो लोग रहते हैं उनको फायदा होगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड इज मीन अंडर विच द पीपल ऑफ द लैंडलेस, कई बार गाँव के अंदर या शहर के अंदर बहुत से लोग होते हैं उनके पास ज़मीन होती है, खासकर गाँव पर, तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो अपनी जो रोज़मर्रा की जो पूर्ति है उनसे करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है। Which of the people of landless classes can associate themselves in the tree raising and thus the get those benefits which otherwise are restricted for the landowner। बाकी तो वो इसकी खेती में डाल सकते तो वहाँ से अपनी वो पूरी करते हैं। ये था आपका सोशल फॉरेस्ट्री। उसके फार्म फॉरेस्ट्री की बात हम करते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री इज अ टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस अंडर विच द फार्मर ग्रो द ट्रीज फॉर द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज। इनमें से कोई किसान अपने खेत में ट्रीज लगाता है, वो चाहे वो कमर्शियल पर्पज है या नॉन कमर्शियल पर्पज है, ऑन देयर फार्म लैंड्स, अपनी भूमि पर, उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। कई बार इसे बागवानी करते हैं इस प्रकार की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट द सीडलिंग ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर। इस प्रकार की सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अगर मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाने, ट्रीज लगाने, तो उसके साथ जो है वो फ्री में करता है, डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, यानी आपको इस प्रकार के जो पौधे हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, नर्सरी से कहीं से ले सकते हैं। सेवरल लैंड सच एज द मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, इस प्रकार की मार्जिन लैंड, ग्रास लैंड एंड पास्चर्स हैं। लैंड अराउंड द होम्स एंड काउ शेड में बी यूज फॉर द रेजिंग ट्रीज अंडर द नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। इस प्रकार से आप ये जो इस प्रकार की जगह है, ग्रास लैंड है, पास्चर है, लैंड अराउंड द होम है, वहाँ पर आप नॉन कमर्शियल फार्मिंग फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। इस प्रकार की स्कीम लाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बच्चों वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ देखिए, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जितना भी हमारा वाइल्ड लाइफ है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा, उनका एक हैबिटेट होता है, वो उसी हैबिटेट में रहेंगे, उसको हम घर पर ले सकते हैं। जितने भी इस प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए एक अलग प्रकार का हैबिटेट होता है, एक आवास होता है उनका। अगर वो आवास खत्म हो जाता है तो फिर वो कहाँ रहेंगे। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो श्रिंक हो रहा है, बहुत ही सिकुड़ गया, और हमारी जो वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज़ है वो ख़त्म होती जा रही है, चाहे कोई भी स्पीसीज़ हो। उसका मेन कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमारी जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इस प्रकार से पोल्यूशन हो गया अनेक प्रकार का, तो वनों को काटना शुरू कर दिया। तो चलिए बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। यू वुड हैव विजिटेड ए जू एंड मे हैव सीन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन एक्टिविटी। आपने किसी को पक्षियों देखा होगा, वाइल्ड एनिमल को देखा होगा जू। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज ए ग्रेट नेचुरल, ये हमारी बहुत ही एक नेचुरल प्राकृतिक जो हेरिटेज है, ग्रोथ कह सकते हैं। It is estimated that about the 4 to 5% of the all known plant and animal species on the earth are found in India। 4 से 5% जितनी भी इसकी प्रजाति प्लांट्स हैं उसी इंडिया में पाई जाती है। द मेन रीजन फॉर दिस द रिमार्केबल डाइवर्सिटीज। लेकिन यहाँ पर जो डाइवर्सिटीज है, मेन जो इसका रिमार्केबल है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लाइफ फॉर्म इज ए ग्रेट डाइवर्सिटीज ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को चलाती है। इकोसिस्टम होता है इंटररिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी हमारी जो सिस्टम है बच्चों वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक साइकिल चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सारी ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा होती है और एक साइकिल चलता है।
which this country has preserved and supported through the ages. Over the years, their habitat has been disturbed by the human activities. अब देखिए मैंने आपको बता दें कि हैबिटेट जो उसका आवास है वो डिस्टर्ब कर देगा किसने? ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो चाहे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, किसी प्रकार की एक्टिविटी, तो उससे उनका जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो उसको नुकसान होता है। एज ए रिजल्ट देर द नंबर्स है डिवेल्डिंग, और जिसके कारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। देयर आर सर्टेन स्पीसीज आर एट ए ब्रिंक ऑफ द एक्सटिंक्शन, इनके जो है लुप्त होने के कगार पर, यानी ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। कई तो जो है लुप्त हो गई और कई जो है इस प्रकार की लुप्त होने के कगार पर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ आर एज ये कुछ इसके कारण भी, ये इसके मेन कौन कौन से रीजन है, पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, पर उनको ध्यान से आप याद करें। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी विकास होगा, जैसे आप देखते हैं भाई हम इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, उसमें वनों को काट डाला, वनों से और मनुष्य की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई। ब्रॉट अबाउट ए रैपिड इंक्रीज इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, जैसे हम आजकल देखते हैं कि लकड़ी का सामान जितना भी, फर्नीचर है और भी बहुत चीज़ें हैं वनों से आती है, तो इसलिए हमने ज़्यादा जो है उसको एक्सप्लोरेशन को दिया। मोर एंड मोर लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर ह्यूमन्स, ज़्यादा ज़्यादा जो है मोर एंड मोर लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट। अब देखिए पहले जो शहरों का आकार था, गाँव का आकार बहुत छोटा होता था, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से जो है वनों को काटा गया और वहाँ पर एग्रीकल्चर किया, कहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट कर दी, कहीं पर रोड निकाल दी, कहीं पर माइनिंग होगी, इस प्रकार से बहुत सी एक्टिविटीज जो है मोर एंड मोर लैंड। प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट माउंटेड ड्यू टू द लोपिंग फॉर फोडर्स एंड फ्यूल्स, कई बार हम देखते हैं कि कुछ एरियाज में उनकी जो लोपिंग होते हैं, टर्निंग काट देते हैं, फोडर के लिए काट देते हैं, या जलाव लकड़ी काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं उसको बिल्कुल, लोकल जो लोग हैं, तो उसके कारण क्योंकि उनको लकड़ी नहीं मिलती, बाकी एरिया से पॉपुलेशन बढ़ गई। ग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक कैटल, कई बार हम जो पशु पालते हैं, जो कैटल पालते हैं, कॉज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ, उसका जो वाइल्ड लाइफ एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, इट्स हैबिटेट, उसका जो हैबिटेट कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हम जो है वो वनों को काट देते हैं, या उसमें वनों उनका जो जितने भी इस प्रकार के हमारे डोमेस्टिक कैटल हैं उनको वहाँ हम घुमाते हैं, जिसके कारण वो ख़त्म हो जाते हैं। हंटिंग वॉज टेकन अप एज ए स्पोर्ट बाई द एलाइट एंड द हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर किल्ड इन ए सिंगल हंट। हंटिंग भी एक मेन कारण, आज लोग तो बहुत सीरियस में हंटिंग करते हैं। जैसे कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले की बात है, ये सलमान खान था जो राजस्थान में पकड़ा गया था, उन्होंने काले हिरण का शिकार किया और उसके ऊपर केस चला था काफ़ी, तो वहाँ लोग जो है उसको माफ़ नहीं करते हैं, तो उसको बच्चे तरह मानते हैं। राजस्थान में एक जाति बिश्नोई, तो जिसके कारण उन्होंने केस किया, और बिश्नोई जाति जो है इस प्रकार के उनका जो गुरु थे गुरुमेश्वर जी, वो एनवायरमेंट के प्रति उन्होंने इस प्रकार शिक्षा दी। तो नाउ द कमर्शियल पोचिंग इज रैम्पेंट, बहुत ही जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, आजकल जो कमर्शियल पोचिंग करते हैं यानी जानवरों को पकड़ लेते हैं, वो भी एक आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ही खतरनाक है। इंसिडेंस ऑफ द फॉरेस्ट फायर, कई बार आप देखते हैं कि वनों में आग लग जाती है, बहुत सी फॉरेस्ट में आग लग जाती है और आग लगने के बाद उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके कारण बहुत नुकसान होता है। It is being felt the conservation of wildlife is a great significance to the national as well as the world heritage along with the promotion of the ecotourism। देखिए बहुत ज़रूरी है इनका वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड का जो पूरी पृथ्वी का जो है इसमें एक बैलेंस बनता है, और उसमें इकोटूरिज्म भी है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। What step have been initiated by the government in this direction? तो सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए, कई तरह के स्टेप है, इसके ऊपर कुछ कानून बनाए गए हैं कई प्रकार के। देखिए आगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, किस प्रकार से कुछ कानून बनाए गए। द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया, मैनी स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी आती है संस्कृत में, एक जंगल था, एक शेर था, इस प्रकार की बहुत सुंदर कहानी है। मैनी स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जंगल बुक हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफ द रिलेटिंग टू द लव फॉर वाइल्ड लाइफ, किस प्रकार से हमें आज में बहुत से कार्टून आते हैं इसके ऊपर। दिस हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द यंग माइंड्स। In 1972, a comprehensive wildlife act was enacted। सबसे पहला जो कानून है इंडिया में 1972 में बनाया गया, enacted किया गया, which provide the main legal framework of the conservation and protection of the wildlife in India। The two main objective of the, इसके जो दो main objective थे, main इसके जो objective थे, एक था to provide the protection to the endangered, भाई उनको protect किया जो endangered है, जो है जो खतरे में endangered species listed in the schedule of the act, and to provide the legal support to the conservation areas in the country classified as the national park, जिसमें नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, क्लोज एरिया,
वहाँ पर इस प्रकार के यानी शिकार की मनाही होगी और कोई भी वहाँ पर इस प्रकार से लकड़ी काटना मना। दिस एक्ट हैज़ बीन कंप्रीहेंसिवली अमेंडेड इन 90, उसके बाद इसको जो चेंज किया गया 1991 में, मेकिंग द पुनिशमेंट मोर स्ट्रिंजेंट, यानी कोई भी उसमें इस प्रकार करता तो पुनिशमेंट का प्रावधान रखेगा। हैज़ आल्सो मेड द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज, भाई जो स्पेसिफाइड उनको किया गया, इनको जो काटना बहुत ही जो है वो उसके लिए नुकसानदायक हो। अगर कोई इसको लकड़ी काटता है इस प्रकार नुकसान पहुँचाता है, जो अंडर स्पीसीज है या इस प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनको जो है नुकसान पहुँचाना जो है वो एक पनिशमेंट होगा। उसमें कुछ स्पीसीज होगी एंडेंजर्ड स्पीसीज। देयर आर 103 नेशनल पार्क एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारे देश में जो है 130 नेशनल पार्क हैं और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंट्रीज। ये आपकी बुक के पीछे अपेंडिक्स दी गई 5, उसमें देख सकते हैं आप जानकारी के लिए कहाँ कहाँ कितने, और आपको याद भी रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज वेरी लार्ज एम्बिट विद द अनबाउंडेड पोटेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द मैनकाइंड। देखिए वाइल्ड जो कंजर्वेशन है ये भी इसी प्रकार, जैसे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में रहेंगे, अगर फॉरेस्ट खत्म होगी तो वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी। और एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है, जितने भी हमारे पशु हैं पक्षी हैं चाहे वो किसी प्रकार का, वो एक बैलेंस बनाते हैं। एक हमारा जो इकोसिस्टम चलता है वो उसकी तरह चलता है, यानी अगर हम बात करते हैं फूड वेब है या फूड चेन, वो इसकी तरह बनती है। हाउएवर दिस कैन बी अचीव्ड ओनली वेयर एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंड इट्स द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूट्स इज बाइट। इस प्रकार से उनका एक रोल होता है, यानी एक साइकिल को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर द पर्पज ऑफ द इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, स्ट्रक्चरल स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा सरकार ने इस प्रकार के कुछ उसके सहयोग से कुछ ही इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये देखिए आपका मैन एंड द बायोस्फीयर, यानी मनुष्य और जो जैविक मंडल है उसका प्रोग्राम है। स्पेशल स्कीम लाइक द प्रोजेक्ट टाइगर चलाएगा 1970, जो बीमार टाइगर उनको बचाया गया। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हैव बीन लॉन्च्ड टू द कंजर्व दीज स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट इन ए सस्टेनेबल मैनर। उनको एक सस्टेनेबल तरीके यानी उसको कंजर्वेशन किया जाए स्पीसीज को, उनको आवास है उसको बचाया जाए। जैसे हम कई बार देखते हैं कि फंड आ जाती है, और आसाम में भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है टाइगर एरिया, तो वो एलिफेंट भी वहाँ पर एलिफेंट जो है वो रोड पर आ जाते हैं तो नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार आपने देखा हो तेंदुए जो है वो घरों में घुस जाते हैं क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो छीन लिया लोगों ने। प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस द 1973। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेम इज टू द इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। तो कम से कम जो वाइबल पॉपुलेशन तो होनी चाहिए हमारे वाइबल पॉपुलेशन टाइगर इन इंडिया फॉर साइंटिफिक और एस्थेटिक कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, जिनकी जो है साइंटिफिकली एस्थेटिकली और कल्चरली और इकोलॉजिकल वैल्यूज है। एंड टू प्रिजर्व द एरिया ऑफ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेचुरल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। ये इसी फायदा इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल हेरिटेज for the benefit education and employment of the people. Initially, the project Tiger was launched in the 9 tiger reserves covering an area of the 16,339 square kilometers area, which has now increased to 44 tiger reserves encompassing the, देखिए आपका एरिया में बढ़ा दिया गया 36 लाख 9 ये आपका है 36 लाख और 98,828 square kilometers of the 4 tiger habitat distributed in the 17 states. The tiger population in the country has registered an increase from the 1,411 in 2006। देखिए बहुत संख्या कम रह गई थी और बढ़कर के इसकी जो है 2010 में जो है वो ज़्यादा हो गई है, ये होगी 1076। तो कुछ इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, नहीं इस प्रकार के जो कानून बनाए गए प्रोजेक्ट बनाए गए। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट एलिफेंट है was launched in the 1992 to assist the states having the free ranging population of the wild elephant. It was aimed at the ensuring long-term survival of the identified viable population of elephants in their natural habitat. The project is being implemented in the 70s। इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट है वो 17 स्टेट्स में लागू किया गया एलिफेंट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये 1992 में स्टार्ट किया गया था। Apart from this, some other projects such as the crocodile breeding, इसके द्वारा प्रोजेक्ट द हंगुल एंड द कंजर्वेशन हिमालयन मस्क डियर, ये भी कई प्रकार की स्पीसीज है। आल्सो वी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए। इसमें कुछ देखिए मैन एंड बायोस्फीयर एमएबी प्रोग्राम द बायोस्फीयर रिजर्व्स एम एट द अचीविंग द 3 ऑब्जेक्टिव एज डिपिक्टेड ऑन द फिगर 5। ये फिगर दिया गया इसमें क्या क्या इसके प्रोजेक्ट में। तो
टेबल दिख रही 5.1 फिगर 5.9 बायोस्फीयर रिजर्व्स, देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम। ये देखिए आपका डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद द डेवलपमेंट, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, लॉजिस्टिक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इसके तरफ है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ये देख सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यहाँ से देखिए इसमें एलिफेंट दिखा गया। A biosphere reserve is a unique and the representative ecosystem of terrestrial and the coastal areas which are internationally recognized with the framework of UNESCO Main Biosphere Program. The biosphere reserves aim at achieving the three objectives depicting, ये देख सकते हैं आप इसमें, ये इसके मेन आपको बतागा। ये कुछ टेबल दिए गए, लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एंड टोटल जोग्राफिकल एरिया। नीलगिरी है देखिए इसका, ये कहाँ पर नीलगिरी, इसका भी एरिया दिया गया 55,100 20 पार्ट ऑफ द वायनाड, ये कह रहे थे बांदीपुर एंड ये सारा आप इसमें साइलेंट वैली ऑफ द स्टोन हिल्स, तमिलनाडु, केरला, 3 स्टेट इसके अंदर आती है। इसी पर नंदा देवी है, इसमें चमोली, पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है। नॉर्थ है ये पार्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय। इस प्रकार से मानस है पार्ट ऑफ द कोकराझार और बोंगिंगगांव, बारपेटा, नालबर्ड और कामरूप एंड द दारंग डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, ये आसाम का एरिया है। इसका सुंदरबन का देखिए पार्ट ऑफ द डेल्टा ऑफ गंगाज एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम इन वेस्ट बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार इंडियन पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रामेश्वरम आइलैंड इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी इन साउथ, ये सारा का सारा दिया है। ग्रेट निकोबार में देखिए आप साउथ मोस्ट एंड आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड है। और उसके बाद सिंपली फॉल है देखिए आपको पार्ट ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, सिंपली फॉल। उसके बाद डिब्रू साकोवा पार्ट ऑफ द डिब्रूगढ़ एंड द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। देहांग देवांग ये अरुणाचल प्रदेश में, पार्ट ऑफ द अपर स्टैंग, वेस्ट स्टैंग एंड द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का एरिया। पार्ट ऑफ द बैतूल, सुना हुआ आपने बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। उसके बाद है कैंजुनगोंदा पार्ट ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है। और अगस्त्य से मलाय ये पार्ट ऑफ द तिरुनवल्ली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, ये देखिए एंड त्रिवेंद्रपुरम, कोलाम एंड द पाथंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। उसके बाद आपका ये चांदकुमार अमरकंटक है, पार्ट ऑफ द अनपुरा एंड द डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें काफ़ी नाम दिए गए। इसके बाद कच्छ है, पार्ट ऑफ द कच्छ, राजकोट, सुंदरनगर एंड द पाटन डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात, ये कच्छ का है। कोल्ड डेजर्ट है देखिए, कोल्ड डेजर्ट, पाइन वैली नेशनल पार्क सराउंडिंग द चंद्राताल एंड द सारचू एंड किबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश का ये। उसके बाद है सेचाचलम इन द हिल रेंज ऑफ द ईस्टर्न गैट्सन कंपासिंग पार्ट ऑफ द चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ये इसके। उसके बाद पाना का एरिया जो ये स्थापित किए गए, इसके ईयर देख सकते हैं आप, ये 25 से 25 अगस्त 2011 को पार्ट ऑफ द पन एंड द चित्रापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये लिस्ट दी गई बच्चों, इसमें इसके ये भी दिए गए कौन कौन से डेट है डेजिग्नेशन का। ये देखिए यूनिवी जो है वो 1986 में बनाया, उसके 88 में 18 की सारी डेट जो है आप याद रखिए। लोकेशन भी दी गई इसकी और नाम दिए गए। ये कई बार आ जाते हैं आप, फिर कोई आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं दोस्त, इसमें ये कुछ मेन चीज़ें जो मैप में दिखाई देख सकते हैं आप। ये मैप में कहाँ पर पंचमढ़ी है, ये देखिए सरासर मध्य प्रदेश का एरिया, उड़ीसा का एरिया, ये मानस नौरकों दिबांग, इस मैप को आप नंदा देवी कुछ ही दिए गए इसमें, ज़्यादा नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है और अगस्त मलाई, ये कुछ ही दिए गए, इसमें ज़्यादा नहीं दिए गए। हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को ऑन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर, कुछ यहाँ पर जिक्र करेंगे नीलगिरी में क्या क्या होता है एनबीआर के नाम से। द फर्स्ट एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया was established in September 1986 में इसको स्थापित किया गया। It embraces the sensory complex of the Wayanad, Nagarhole और बांदीपुर and the Mandumlat, the entire forested hill slopes of the Nilambur in Upper Nilgiri Plateau, Silent Valley and the Siruvani Hills. The total area of the biosphere reserve is the around 5,520
ये इसका एरिया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व possesses the different habitat types. इसमें देखिए डिफरेंट टाइप का है। Unspoiled area of the natural vegetation type with the several dry scrubs, dry and the moss deciduous and semi-evergreen and wet evergreen। तीन प्रकार की जगह मॉइस्ट भी पाया जाता है इसके अंदर, एवरग्रीन भी है और वेट। एवरग्रीन सोलास ग्रासलैंड एंड स्विम्स। It includes the largest known population of the two endangered animal species, namely the Nilgiri tahar and the lion-tailed monkey, and the largest South Indian population, the elephant, tiger, gaur और सांभर and the चीतल। इस प्रकार की मोस्ट इंपोर्टेंट इसके जो है वो वाइल्ड एनिमल्स है। एज वेल एज द गुड नंबर ऑफ द एंडेमिक एंड द एंडेंजर्ड प्लांट्स आर आल्सो फाउंड इन द रिजर्व्स। एंडेमिक भी पाए जाते हैं, जिसका एक जोग्राफिकल एरिया होता है जो अलग होता है। एंडेंजर्ड जो बिल्कुल जिनके ऊपर खतरा छाया है। The habitat of the number of the tribal groups remarkable for their the traditional modes of the harmonious use of the environment are also found here. The topography of the NB are extremely varied, ranging from an altitude of the 250 meter to the 2650। इसकी जो देखिए टोपोग्राफी जो है वो कहीं पर ऊंचाई जो है वो 250 मीटर है सी लेवल से, और कहीं पर जो है वो 2650। About 80% of the flowering plants reported from the Western Ghats occur in the Nilgiri Biosphere Reserve। तो इसका ये एरिया है। नेक्स्ट में आता है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, द सिचुएटेड इन द उत्तराखंड इंक्लूड द पार्ट ऑफ चमोली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसकी उत्तराखंड में। भागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ द रिजर्व्स आर द टेम्परेट, इसमें टेम्परेट पाए जाते हैं। ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर द सिल्वर वीड एंड आर्चिड्स लाइक द Latifol and the rhododendron, and the biosphere reserve has a rich fauna. For example, the snow leopard, black deer, brown deer, musk deer, snow cock और golden eagle and the black eagle। इस प्रकार के कुछ जो है वो पाए जाते हैं इसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये था आपका नंदा देवी, देख सकते हैं आप इसमें ये ब्लैक बियर। Major threats to the ecosystem are the collection of endangered plants for medicinal use, forest firing। इसके यहाँ पर जो मेन जो खतरा है इकोसिस्टम का, कलेक्शन ऑफ endangered plants। कुछ लोग जो कलेक्शन करते हैं उसका मेडिसिन प्लांट का यूज करिए, और इस प्रकार से जंगलों में आग लग जाती है, पोचिंग भी की जाती है। नेक्स्ट बात सुंदरबन रिजर्व, इट्स लोकेटेड इन द स्वाम्पी डेल्टा ऑफ द रिवर्स गंगा एंड वेस्ट बंगाल। क्योंकि जहाँ गंगा और उसको वेस्ट बंगाल का एरिया है। It extends over a vast area of the 9,630 square kilometer and it consists of the mangrove forest होते हैं, यहाँ पर swamps होते हैं, यानी यहाँ पर पानी रहता है इसमें, and forest is the island Sundarban, the home of the nearly the 200 Royal Bengal tiger के नाम से 200। The tendrils mass of the roots of the mangrove trees provide the safe home for a large number of the species। इसके अंदर देखिए इसमें from fish to shrimp, फिश से लेकर के श्रिम्प, more than 170 bird species are known to inhabit these mangrove forest। 170 adapting the itself to the saline and the fresh water environment। इस प्रकार का वहाँ पर saline water fresh water मिक्स होता है। Tigers at the park are the good swimmers, तो टाइप आ जाते हैं, गुड स्विमर होते हैं, and they hunt the fresh prey such as the cheetal, deer and barking deer, wild pig and even the monkeys। And the Sundarbans, the mangrove forests are protected by the heritarious forms। ये देखिए इसके heritarious forms species the value for the timber के अंदर आती है यहाँ पर। नेक्स्ट में आता है बच्चों गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर इज द कवर्स एन एरिया ऑफ द, देख सकते हैं आप इसका 10,05,000 hectares on the southeast coast of India। साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पाया जाता है, इसका टोटल एरिया ये है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम द मैरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव। द बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस द 21 आइलैंड विद द एस्टुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर्स, एनवायरमेंट, सी ग्रासेस। देख सकते हैं आप इस प्रकार की इसमें पाई जाती है, नियर शोर एनवायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, साल्ट मार्सेज एंड मैनग्रोव्स। अमंग द गल्फ ऑफ द 3,600 plants and animal species are the globally endangered। For example, sea cow, dugong और dugong बोलते हैं इसको, अलग प्रकार की sea cows को बोलते हैं। Besides the 6 mangrove species endemic and the peninsular India are also damaged। इस प्रकार से इस चैप्टर आपका खत्म होता है। इसमें ये एक्सरसाइज दी गई बच्चों, ये आप
जितने भी एक्सरसाइज आप उसको ध्यान से करेंगे पूरे के पूरे सजेशन दिए गए इसमें। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट दिए गए ऑन आउटलाइन ऑफ इंडिया, मार्क द लेबल एंड एरिया हैविंग द मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये कुछ इसके दिए गए मैप पर। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द नंदा देवी, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी, इसको आप मैप में इंडिया के अंदर मार्क करेंगे। मार्क लोकेशन द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स, देखिए फॉरेस्ट कहाँ पर इसका। लिस्ट ऑफ ट्रीज द बुश एंड श्रब स्पीसीज फाउंड अराउंड इट स्कूल, आप हमारे आसपास देखिए कौन सी ट्रीज पाई जाती है, कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती है, इस प्रकार से राइट देयर लोकल नेम्स ऑन देरी, उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जानकारी अपने पेरेंट्स से मिल करके, या जो भी आप देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी आपको मिलता है तो उससे ध्यान से देखें। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन है, किस प्रकार के वाइल्ड एनिमल है, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की लैंड है, ये सारी की सारी जोग्राफी हमारे चारों तरफ घूमती है एक्चुअली। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसको देखा जा सकता है। इस प्रकार से इसमें लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी लिस्ट इंपॉर्टेंट आपको, इसको आप याद करेंगे। और ये कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं एलिफेंट इंटरनेशनल, और इसके साथ से पहले भी एक दो मैप मैं दिखा देता हूँ आपको। बाद ये कई बार आता है सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है, इस प्रकार से फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। ये देखिए आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट की फ़ोटो है, और ये माउंटेन फॉरेस्ट की है, और इसके साथ साथ ये और कुछ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, ये फोटोग्राफ्स पाए जाते हैं। ये मैप भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की फॉरेस्ट पाई जाती है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।